सो टुडे जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक तरह का ईबीसीएल का अमेंडमेंट चैप्टर भी है क्योंकि इससे पहले इस चैप्टर के बारे में किधर भी नहीं आया है। ओके जो पहले का चैप्टर था वो पूरी तरह ओवरऑलिंग पूरा चेंज हो चुका है। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर अभी तक किसी और ने डिटेल एनालिसिस या वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाए हैं। ठीक है, क्लियर? चलो उस चैप्टर को देखते हैं। ये है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको ODI नाम से भी जाना जाता है। द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यस दिस वन, द ODI नॉर्म्स। ये न्यू में भी है, ओल्ड में भी है। ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का ऐसा है दैट फॉरेन एक्सचेंज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स, ये जो रूल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, CG के रूल्स। और ये जो रेगुलेशंस है ये RBI की बनाई हुई है, द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। और ये जो डायरेक्शंस है ये भी RBI ने दी है। तो तीन ऐसे मैटर है और ये जो पुराना रेगुलेशंस है ये पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो पहले ये रेगुलेशंस चलता था लेकिन अब ये रेगुलेशंस पूरी तरह ड्रॉप कर दिया गया है। सो नाउ वी हैव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रूल्स, वी हैव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेशंस एंड वी हैव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस। ठीक है, सरकार ने तरीका, दैट इज द गवर्नमेंट हैज इंटायरली चेंज द नेचर ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। पहले जिस तरह से हम जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज और इन सब की बातें करते थे, ओके वो पूरा कैप लिमिट ही चेंज कर दिया है। अब ये पूरा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करने के अब दो रूट ओपन कर दिए गए हैं। देयर हैव बीन ओपन विद टू रूट्स। एक रूट दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रखा है क्योंकि पुराने टाइम से जो चल रहा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। सो समथिंग दैट वी हैव इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम लोग पॉपुलरली ODI रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा जो अभी नया रूट दिया है उसको बोलते हैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूट्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड OI नॉर्म्स। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इट्स एक्चुअली एन एडिशन ऑफ टू थिंग्स। एक पार्ट जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एंटिटी कैन मेक अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, तो एक पार्ट आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट का, एंड दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। गॉट इट? सो ODI नॉर्म्स अब इस तरीके से चलेंगे, दैट इज एक तो ODI दैट इज द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो पहले था थोड़ा सा ट्विक आउट कर दिया है, और एक नया रूल्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स उसमें ऐड करके एक पूरा एरिया डिजाइन कर दिया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स होंगे। यस, रूल्स ने काफ़ी सारी चीज़ें सिंप्लीफाई ज़रूर की है, और कुछ एक चीज़ें जो हमारे इंडिया में होती थी जैसे राउंड ट्रिपिंग नॉर्म्स, ओके, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ माइनॉरिटीज़, और कुछ चीज़ें जो ज़रूरत नहीं थी उन सब को काट के किसी को स्ट्रिप आउट करके प्रॉपर से रिपोर्टिंग नॉर्म्स डाल के चीज़ों को बराबर से बनाया है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं गवर्नमेंट की नज़र में ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट, और अदर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पहले देखते हैं। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ODI स्कीम्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है?
पहली बात, अगर कोई इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर किसी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है, उसी को हम लोग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब अगर इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर किसी फॉरेन एंटिटी का इक्विटी कैपिटल ले लेता है, और भले वो फॉरेन एंटिटी अनलिस्टेड हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके 3 रूट्स दिए गए हैं। पहला वाला रूट देखते हैं। पहला रूट बोलता है कि देयर इज अ इंडियन एंटिटी, जिसको शॉर्ट में आईई भी बोल सकते हो, और ये इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी जिसको शॉर्ट में एफई भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन एंटिटी का, पहला चांस ये है कि एक्वायर इक्विटी, ओके, एक्वायर इक्विटी कैपिटल इन अनलिस्टेड एफई। सो अगर हमारी इंडियन एंटिटी किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी का इक्विटी कैपिटल एक्विजिशन करती है, तो इसका मतलब वो उसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। या फिर ये कितने लोगों को मालूम है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है जिसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज आता है, मालूम है? तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो पर्सन साइन करता है वो क्या होता है? सब्सक्राइबर, डायरेक्टली बिकम्स मेंबर। सो इसका मतलब अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर उनके मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर बनोगे तो आप डायरेक्टली उनके मेंबर बन गए, बराबर। सो ये दूसरा रूट हो गया। और सब्सक्राइबर टू एमओए of foreign entity. So if you are a subscriber to the MOA of foreign entity, तो भी आप एक्विजिशन कर सकते हो। ठीक है। देन दूसरा रूट दिया था, दैट इज अनदर रूट फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये है इंडियन एंटिटी, और इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी है। ओके, लेट्स से लिस्टेड फॉरेन एंटिटी लेता हूं, लिस्टेड एफई। सो अगर इंडियन एंटिटी लिस्टेड एफई, दैट इज लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में 10% या उससे ज्यादा का पेड अप इक्विटी कैपिटल कंट्रोल करती है, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलता है तुम इंडियन एंटिटी ने इंडिया के बाहर ओडीआई किया है, तो ओडीआई का अप्रूवल लिया था। ओके, सो यहां पे वो लिमिट्स ऐसे डाली गई है, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स of 10% or more, ठीक है, in paid up equity capital। ठीक है। सो अगर एक इंडियन एंटिटी ओवरसीज लिस्टेड एफई के अंदर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है तो ये लिमिट आती है। ओके, क्लियर। फिर दूसरा बात आता है, सर अगर 10% से ज्यादा का नहीं किया इन्वेस्टमेंट्स तो, लेकिन सरकार ने दूसरी बात बोली। गवर्नमेंट सेज दैट अगर आप एक इंडियन एंटिटी हो तो तीसरा रूट ऑफ ओडीआई, और इंडिया के बाहर लिस्टेड फॉरेन एंटिटी है, इस लिस्टेड फॉरेन एंटिटी में तुम इंडियन एंटिटी भले ही 10% से कम कंट्रोल लेते हो इक्विटी का, 10% से कम इक्विटी, लेकिन तुम फॉरेन एंटिटी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हो। ये हमने सब्सिडरी में पढ़ा था। तो अगर वो कंट्रोल आ जाता है तो भी वो फॉरेन एंटिटी में ओडीआई हो गया। ओके, जिसको हम लोग एक तरह से सुपीरियर राइट वोटिंग शेयर्स भी बोल सकते हैं। बोलो, वो तो ऊपर ही कवर हो गया ना। अनलिस्टेड में तो 10% लिमिट ही नहीं है, अनलिस्टेड में तो लिमिट ही नहीं है 10% की। सीधा बोल दिया एक्वायर एनी इक्विटी कैपिटल इन फॉरेन इक्विटी। अगर आपने अनलिस्टेड में पैसा डाला है, ओडीआई है, ओडीआई करने के लिए सरकार बोलता है हमसे पूछा था। वो आगे बताता हूं कैसे पूछते हैं, पर हमसे पूछा था, प्रोसीजर्स है आगे। ठीक है। सो अभी क्योंकि ये सारी चीजें समझ में आएगी तो ही हमें समझ में आएगा प्रोसीजर क्या करना है। पहले तो समझा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रहे हैं।
ओके, तो दो ग्राफिंग समझाइए। पहले इंडियन एंटिटी, इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर वाली लिस्टेड फॉरेन कंपनी के अंदर ओके इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूं, हैज कंट्रोल वेयर इन्वेस्टमेंट is less than 10% of paid up equity capital. सो अगर इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर वाली कंपनी पे इन्वेस्टमेंट्स करता है जिसका लिमिट लेस देन 10% है, तो ये एक तरह से ओडीआई हो गया। ठीक है, क्लियर? अभी एक पॉइंट उठ के आया, पॉइंट ये उठ के आया कि इंडिया ने एक जगह बनाई है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, सो इंडिया ने एक जगह बनाई है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सो लेट्स सपोज ये हो गया मेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अगर इंडियन एंटिटी एक कंपनी बनाता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी। ओके, तो ये आईएफएससी टेक्निकली इंटरनेशनल कंपनी हो गई है, बिकॉज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेक्निकली फॉरेन टेरिटरी होता है। बराबर, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेक्निकली तो फॉरेन टेरिटरी होता है। ठीक है, सो यहां पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, दैट इज आईएफएससी। ये आईएफएससी अगर इन स्पेशल टेरिटरीज में बनती है तो सवाल ये उठता है कि सर अगर मैं इंडिया से आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, क्या वो भी ओडीआई है? ओके, द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड आईएफएससी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। इट्स अ कंपनी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो वो भी एक क्लियर कर दिया है नीचे नोट के तौर पे कि अगर इंडियन एंटिटी आईएफएससी की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करती है, ओके, आईएफएससी की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करती है, ओके, आई वुड से आईएफएससी विद लिमिटेड लायबिलिटी। नहीं, उसका नोट है। हाँ, थर्ड के बाद ओवरऑल पॉइंट का नोट है कि इंडियन एम्बेसी इन्वेस्टमेंट्स इन आईएफएससी इन्वेस्टमेंट्स will also be treated as ODI। तो ये ODI के अंदर ही आ जाएगा। ओके, क्लियर? फाइन। इट इज हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी, तो इट हैज लिमिटेड बाय शेयर्स ना। हाँ, बिकॉज इफ एफ इज लिमिटेड बाय गारंटी तो उसमें ओडीआई कहाँ आएगा? बिकॉज यू डोंट हैव अ ट्रेडिंग इन गारंटी। बराबर, सो यू शुड हैव अ शेयर कैपिटल विच इज लिमिटेड बाय शेयर। हाँ बोलो। यस सर, वही तो बता रहा हूं। एग्जैक्टली, क्योंकि एसईजेड में नॉर्मल कंपनी बनाने का तरीका अलग होता है ना। नॉर्मल कंपनी बनाने के लिए एसईजेड के अंदर आपको एसईजेड नॉर्म्स वैसे ही लग जाते हैं, तो वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बराबर, हाँ बोलो। हाँ बोलो, सो व्हाट वाज योर क्वेरी?
See, if you are talking about export, firstly, IFSC is not an export center, it's a financial service center. And if you do exports towards special economic zone oriented company, the tax effect is you have zero taxation. You get the benefit of taxation. That was there. That is there. Okay, even though that is not the area of discussion, but that is there. Tax benefits to रहेंगे. Okay, fine. Now another aspect. सर आपने बोला एक इंडियन कंपनी फॉरेन एंटिटी पे कंट्रोल होती है. ये कंट्रोल क्या होता है? व्हाट इज द कंट्रोल? ओके, वो बात भी इधर क्लियर की है. नेक्स्ट नोट में वो भी क्लियर कर देता हूं. नोट यहां पे कंट्रोल मीन्स, ओके, अच्छा इधर ये इधर लिख देना आईएफएससी इन्वेस्टमेंट्स. ये पार्ट आईएफएससी इन्वेस्टमेंट्स का था और यहां पे लिखना कंट्रोल मीन्स. ठीक है. सो कंट्रोल मीन्स एक तो राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स. ओके, ये कंट्रोल हो गया. दूसरा है कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी. कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी. ओके, सो जो भी चीज मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके ऊपर किया गया कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट एंड पॉलिसी. ठीक है. तीसरा हो गया कंट्रोल ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न, दैट इज कंट्रोल ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न, दैट इज शेयर होल्डर्स बेस पे कंट्रोल हो गया. ओके, क्लियर. और चौथा हो गया कंट्रोल ऑन वोटिंग राइट्स, कंट्रोल ऑन वोटिंग राइट्स. ओके, ठीक है. वोटिंग राइट्स ऑफ 10% और मोर in any other entity. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोल. तो ये बात भी क्लियर कर दी कंट्रोल क्या होता है. वो वेलकम पिक्चर में था ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल. सो दैट एग्जैक्टली control means you have the element of controlling the other person's operations, management or any kind of shareholding pattern. या voting rights में अगर आपके पास 10% या उससे ज्यादा है तो आपका कंट्रोल है उसके ऊपर. ठीक है. सो ये हो गया कंट्रोल. तो आपने अभी जो पार्ट पढ़ा उसको बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओडीआई रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. ये ऊपर के पार्ट का पहला पार्ट था. सो दिस वाज, हमने ओडीआई का पहला पार्ट देखा. व्हाट आर द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन बी एक्वायरिंग इक्विटी कैपिटल अनलिस्टेड में जितना भी ले लो, या सब्सक्राइबिंग टू एमओए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो 10% और मोर इन इक्विटी सेगमेंट, और कंट्रोल एलिमेंट इज टेकन फॉर लेस देन 10% इक्विटी बट येट यू हैव द कंट्रोल. या फिर आईएफएससी with the limited liability you have made an investments as per ODI and this is how you take a control. ठीक है. अब मैं आता हूं दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स दो पार्ट में खुल जाता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड दी ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. दो पार्ट में खुल जाता है. ठीक है. तो एक एक करके समझते हैं. ओके. अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स का बेसिक फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, जिसको इस टर्म में पॉपुलरली ओआई के नाम से रेफर किया जाता है. ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है एनीवेयर इट इज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट
financial commitment plus overseas portfolio investments. Okay, overseas portfolio investments. So it can be a financial commitment or it can be a overseas portfolio investments. ठीक है, अब आते हैं what exactly is a financial commitment. ये फाइनेंशियल कमिटमेंट किस नेचर में क्या है? ठीक है, चलो इस पार्ट को समझते हैं. What is the financial commitment? Financial commitment. ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक होता है इन्वेस्टमेंट्स जहां पे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओडीआई नॉर्म पे फॉरेन एंटिटी में करता है. सो दैट इज, you can say investment by PRI by ODI से कर देता हूं, by ODI in foreign entity. ठीक है, so investments by PRI by way of ODI in foreign entity. ठीक है, और दूसरा होता है that is called, you can say debt other than OPI. So it can be a debt based investments or it can be investments in ODI norms. जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स बाय ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी, इसके अंदर कुछ एक चीजें, पहली चीज जो समझने लायक है वो है ऐसी कि अगर कोई एक्विजिशन हुआ है इक्विटी का, देयर इज अ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल of unlisted FE. ओके, सो सर ये जो ODI का नॉर्म्स पढ़ा था वही है, एग्जैक्टली वही है. एक्विजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अनलिस्टेड FE, ये भी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है. या फिर हम समझ सकते हैं देयर इज अ यहां तक है, यू कैन से subscription to MOA. एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं इसको इधर डाल देता हूं. इधर कर देता हूं. सब्सक्रिप्शन टू MOA. ठीक है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ साइड में किया, आपको सिर्फ एक लाइन नीचे करनी है. इवन आई विल बी डूइंग द सेम थिंग. सो सब्सक्रिप्शन टू MOA ऑफ फॉरेन एंटिटी. ठीक है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट में आएगा, जो अभी आपने ऊपर ODI में देखा वैसा ही. एंड दूसरी चीजें जो इसके साथ जुड़ती है, ओके, दूसरी दो चीजें जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ जुड़ता है वो है इन्वेस्टमेंट्स of 10% or more in paid up equity capital of FE, financial entity. And next is acquisition
of control directly or indirectly in foreign entity. ठीक है, सो ये फाइनेंशियल कमिटमेंट का एरिया उन्होंने डिफाइन कर रहा है जो आपको ओडीआई नॉर्म्स के हिसाब से दिखता है, वो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट हुआ। ठीक है, वो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट हुआ जिसमें कंट्रोल का डेफिनेशंस और ये सब हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं डेट बेस्ड कमिटमेंट। दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं डेट बेस्ड। ओके, डन। अभी डेट बेस्ड कमिटमेंट क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ओ सॉरी, ये फॉरेन एंटिटी है, एफ ई फॉरेन एंटिटी। ठीक है, ठीक है, सो तो अभी हम बात कर रहे हैं डेट बेस की। चल एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, डिस्कस बिलो, तो इजीली आपको मिल जाएगा। डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, सो डेट अदर देन ओपीआई, यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेट अदर देन ओपीआई। ये यहां पे सिर्फ इतना ही लिखा है, डिस्कस बिलो। ओके, क्योंकि उतनी जगह नहीं थी डिस्कस करने के लिए, सो यहां पे नीचे लिखा है डेट अदर देन ओपीआई। डेट अदर देन ओपीआई के कुछ पार्ट्स होते हैं। डेट अदर देन ओपीआई के कुछ पार्ट्स। पहला पार्ट जहां पे फाइनेंशियल कमिटमेंट डेट बेस में होता है, दैट इज बाय वे ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, बाय वे ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट subject to loan, subject to loan agreement, subject to loan agreement, backed by ROI, that is return on investments, on arm's length basis. ओके, सो एक होता है लोन बेस्ड डेट्स, जिसका मतलब होता है जहां पे आप अग्रीमेंट करके पैसा उधार लेते हो। वो पैसा उधार लेना भी इंडिया के बाहर से एक तरह से फाइनेंशियल कमिटमेंट में आ सकता है। ठीक है, कैसे क्या नाम से वो एक एक करके समझते हैं। दूसरा होता है कि जब आप कॉरपोरेट गारंटी देते हो इंडिया के बाहर के एंटिटीज के लिए। ठीक है, सो वो एक और तरीका यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय गारंटी, बाय गारंटी। ठीक है, अब ये गारंटी नॉर्म्स के अंदर समझने वाली बात यह है, एक होता है कॉरपोरेट गारंटी या फिर पर्सनल गारंटी। सो गारंटी नॉर्म्स में कुछ क्लैरिटी है, जैसे फर्स्टली इट कैन बी अ कॉरपोरेट गारंटी, कॉरपोरेट गारंटी और पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटी। ठीक है, so it can be a corporate guarantee or a personal guarantee by Indian entity,
ठीक है, और यू कैन हैव बी पार्ट, और यू कैन हैव बी पार्ट, मैं इधर कर देता हूं बी पार्ट. You can have corporate guarantee or a personal guarantee. Corporate guarantee or a personal guarantee by group company. ठीक है, by group company. और C part, you can have a personal guarantee by resident individuals promoters. Okay, और D part, you can have a bank guarantee. You can have a bank guarantee backed by counter guarantee collateral by Indian entity issued by AOA. Issued by AOA. ठीक है, और जब भी हम लोग इस तरह की गारंटी इशू करते हैं जिसमें ग्रुप कंपनीज का पार्ट आता है, तो देयर इज थिंग्स टू रिमेंबर, जिसमें बीइंग होल्डिंग कंपनी with 51% स्टेक, वो एक ग्रुप कंपनी हो सकती है, या फिर ग्रुप कंपनी में बीइंग सब्सिडरी where Indian entity has 51% स्टेक. ओके, ये भी एक ग्रुप कंपनी होती है. या फिर तीसरी तरह की ग्रुप कंपनी होती है, दैट इज प्रोमोटर्स ग्रुप. प्रोमोटर्स ग्रुप which is a body corporate, which is body corporate. जैसे टाटा सन्स हो गई, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्रोमोटर्स ग्रुप, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो एक तरह के प्रोमोटर्स किया, which is a body corporate. ठीक है, so this is how it is, debt by guarantee, and this is how it is, this much. पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं प्लेज समझा देता हूँ, और फिर ये लिख क्या रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो एक जगह पे आप लोन दे सकते हो आर्म लेंथ बेसिस पे, दूसरी जगह पे आप गारंटी स्कीम से ले सकते हो. ठीक है, और तीसरी जगह पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेज नेचर, वो भी एक तरह का फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में आता है. ठीक है, कंप्लीट दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस वर्क्स, मतलब कि किस तरह के नेचर्स में आता है. एंड इसके साथ साथ जो तीसरा पार्ट आता है यहां पर, जो तीसरा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द प्लेज नेचर. दैट इज बाय प्लेज of equity, by pledge of equity capital of foreign entity in which overseas direct investments mode or its step down subsidiaries
or charge on assets in India or outside India. So charge on assets in India or outside India. हाँ, स्टेप डाउन सब्सिडी समझाता हूँ, अभी सारी बातें समझाता हूँ. व्हाट इज एसडीएस, व्हाट इज दिस. ओके, क्लियर. हो गया, समझा पहले, सॉरी लिखा. ओके, सो यहां पर फाइनेंशियल कमिटमेंट के दो मेन पार्ट थे. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय पीआरओआई इन ओडीआई सेगमेंट्स. ये जो ओडीआई सेगमेंट्स की तरफ जाता है, ओके, ये ओडीआई सेगमेंट्स जो मैंने ऊपर समझाया उसी तरीके का है. दैट इज आप इंडियन एंटिटी दूसरी जगह पे फाइनेंशियल एंटिटी पे कंट्रोल ले ले, 10% से ज़्यादा ले ले, या कंट्रोल एलिमेंट एक्सरसाइज कर ले, और ये कंट्रोल इस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है. दूसरा एलिमेंट आता है जिसको बोलते हैं डेट अदर देन ओपीआई स्कीम्स. अब डेट अदर देन ओपीआई स्कीम्स का मतलब ये होता है कि जहां पे आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो विच कैन बी बैक्ड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, इसका मतलब ये हुआ, ओके, इसका मतलब ये हुआ, से फॉर एग्जाम्पल examples of debt other than OPI. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर एक कंपनी लोन लेती है, लेट्स सपोज ये एक फॉरेन एंटिटी है और ये एक फॉरेन बैंक है, ठीक है, और यहां पे है डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय लोन एग्रीमेंट बैक बाय रिटर्न. ओके, सो फॉरेन एंटिटी ये है इंडियन एंटिटी. इंडियन एंटिटी ने फॉरेन एंटिटी पे कंट्रोल रखा है, या उसकी वो स्टेप डाउन सब्सिडरी है जिसको एसडीएस बोलते हैं. ठीक है, कंट्रोल रखा है या उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी है. तो जब ये फॉरेन बैंक से फॉरेन एंटिटी लोन लेती है, ओके, अंडर लोन अग्रीमेंट पे, ओके, लोन अग्रीमेंट पे, एंड दिस लोन अग्रीमेंट okay is backed by guarantee of Indian entity. तो ये पार्ट फाइनेंशियल, इंडियन एंटिटी के लिए ये एक फाइनेंशियल कमिटमेंट बन जाता है. समझा कि लोन लिया है फॉरेन एंटिटी ने, कौन सी फॉरेन एंटिटी, जिसपे इंडियन एंटिटी का कंट्रोल है, या फिर वो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, ओके, और एलिजिबल, और ये इंडियन एंटिटी एक एलिजिबल इंडियन एंटिटी है, एलिजिबल इंडियन एंटिटी है. तो इसने अपने फॉरेन एंटिटी के लिए लोन करवा के लिया है, और उसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इज बैक्ड बाय इंडियन एंटिटीज गारंटी, कि मैं गारंटी देता हूं अगर ये लोन रीपे नहीं हुआ तो. दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल कमिटमेंट. ये बात समझ में आया? एवरीवन क्लियर? ठीक है. दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेज नेचर, अ कॉर्पोरेट गारंटी, बैंक गारंटी गिवन
in nature. So that is, let's say this is the first nature we are discussing in the example. So second nature, let's see, ये है foreign entity और ये है foreign lender, ठीक है। और इंडियन एंटिटी का इस फॉरेन एंटिटी पे या तो कंट्रोल है या वो उसकी एसडीएस है, स्टेप डाउन सब्सिडरी। ओके, स्टेप डाउन सब्सिडरी, ठीक है। अब फॉरेन लेंडर इसको लोन दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार इंडियन एंटिटी क्या कर रही है, इस बार इंडियन एंटिटी इज गिविंग अ गारंटी बेस्ड, ओके। इंडियन एंटिटी इस बार क्या कर रही है, दिस कैन बी, देयर इज अ guarantee which is going to the foreign entity. Now this guarantee can be a corporate guarantee, of Indian entity. This can be a personal guarantee of promoters, ठीक है, कि हम अश्योर करते पूरा पैसा हम देंगे अगर हमारी फॉरेन एंटिटी। दिस कैन बी ग्रुप एंटिटी गारंटी, ग्रुप एंटिटी गारंटी, कि वो गारंटी देता है, ओके, कि कोई भी ग्रुप एंटिटी, हमारा जो ग्रुप लीडर है वो गारंटी देता है कि आपका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। This can be a group entity guarantee, or this can be a guarantee which can be coming from promoters who are PRI, ठीक है, in a direct nature, a direct guarantee given by Indian promoters who are PRI, that मैं अपने foreigners के लिए पूरी गारंटी देता हूं, ओके। और कभी कभी ये काउंटर गारंटी का भी नेचर होता है, ठीक है, कभी कभी ये काउंटर गारंटी का भी नेचर होता है, ठीक है, काउंटर गारंटी का नेचर होता है। अब काउंटर गारंटी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से यू कैन से अ परफॉर्मेंस बेस्ड गारंटी, ठीक है। चलो ये समझा देता हूं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। काउंटर गारंटी, ठीक है, कंप्लीट दिस। सो कभी कभी ये जो काउंटर गारंटी का नेचर होता है, अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हुआ क्या था, दुबई में एलएनटी ने एक अपनी फॉरेन एंटिटी बना रखी है जो मिडल ईस्ट से काफी सारा काम लेती है, ओके। लेट्स से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इनको वर्क दिया है इन टेंडर, ठीक है, वर्क दिया है टेंडर में, इन्होंने टेंडर बिड किया था और मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एलएनटी इंडिया जो है उसके लिए ये एक एसडीएस नॉर्म में आती है या उस पर कंट्रोल है समझो, ठीक है। अभी सऊदी अरब की गवर्नमेंट क्या बोलती है एलएनटी दुबई वाले को, ए यू आर जस्ट अ बच्चा, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, हार्डली नो एनीथिंग, will you be able to perform this work? The L&T Dubai based company, because every company is a separate legal entity, और दुबई की कंपनी को इतने साल नहीं हुए जितने एलएनटी इंडिया को हो गए हैं। इसे डोंट वरी, माय पापा इज देयर, ही इज नॉट अ बच्चा, ओके, ही इज मोर देन द एज ऑफ दादाजी ऑल्सो, ओके। सो दिस कंपनी इज एक्चुअली मोर देन सेंचुरी ईयर्स ओल्ड। सो वो पूरा काम इंजीनियरिंग का जानते हैं सर, और उधर के ही लोग इधर काम करते हैं। सो यू डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा।
But the Saudi government says, I have to worry because you are a Dubai based company, have got the tender, not your Indian party. So let your Indian party give a counter guarantee. If the Dubai based company is not performing well, then they will complete the work. That's called a counter guarantee, a counter performance guarantee. समझ में आया? Yes. एग्जैक्टली कि वो नहीं कर पाए तो इंडियन पापा कंपनी से मैं आके काम कंप्लीट करके जाएगा. दैट्स कॉल्ड अ काउंटर परफॉर्मेंस गारंटी. अब समझा? जिसमें मैं सामने वाले को अपने परफॉर्मेंस की गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कोई मनी नहीं दे रहा हूं. अब समझ में आया? तो बैंक गारंटी का भी नेचर होता है और ये होती है परफॉर्मेंस गारंटी. ठीक है. सो ये वाला L&T इज गिविंग अ काउंटर परफॉर्मेंस गारंटी. ठीक है. अ नेचर ऑफ अ काउंटर गारंटी. अब समझ में आया? टू कंप्लीट वर्क ऑफ FE, दैट इज जो भी मेरी फॉरेन एंटिटी है उसका काम, दिस इज L&T दुबई. जो भी मेरी फॉरेन एंटिटी है उसका काम मैं आपको भरोसा देता हूं सर पूरा हो जाएगा. आई प्रॉमिस. तो ये हो गया काउंटर गारंटी. ओके, दिस इज कॉल्ड काउंटर गारंटीज. एंड इसमें एक और नेचर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड गारंटी. अभी इसको समझाता हूं. नॉन फंड बेस्ड गारंटी, जिसको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी बोलते हैं. अभी आती है नॉन फंड बेस्ड गारंटी इन फैसिलिटीज. ये नॉन फंड बेस्ड गारंटी क्या है? L&T दुबई को सऊदी का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल एंड रिसोर्सेज लगेंगे. बराबर. पैसों की प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज अरेंज करवा के सऊदी में एक्सप्लोरेशन टैंक्स और वो सारे जो ऑयल का कंस्ट्रक्शन करना है वो पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज पूरा मैकेनिकल पार्ट चाहिए, वो इंडिया से ऑल द वे शिपमेंट लेके जाना भारी पड़ेगा. तो उधर से खरीदना पड़ेगा, उधर किसी सप्लायर को पकड़ना पड़ेगा. बराबर. तो उधर का जो सप्लायर है, अब ये है मेरा L&T का दुबई, और इस दुबई वाले के पास सऊदी का कॉन्ट्रैक्ट है, सऊदी अरब का कॉन्ट्रैक्ट है. इस L&T दुबई को दुबई बेस्ड या मिडल ईस्ट बेस्ड सप्लायर चाहिए. ओके, ये मिडल ईस्ट बेस्ड सप्लायर चाहिए और ये चाहिए रेगुलर रिसोर्सेज. ठीक है. तो क्योंकि सऊदी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, ओके, इसको रेगुलर रिसोर्सेस मिलते जाएंगे तो काम हो जाएगा. लेकिन मिडल ईस्ट बेस्ड सप्लायर क्या बोलता है? सर आई डोंट नो यू, यू आर अ न्यू कंपनी. जो सऊदी वाले ने बोला वो ही बोल रहा है, यू आर अ न्यू कंपनी, यू मे बी ओल्ड कंपनी इन इंडिया बट यू आर न्यू टू अस. एज अ रिजल्ट सर आप इंडिया वाले को बोलो मेरे को भी गारंटी दे. तो इसको जब इंडियन पार्टी ओके, इंडियन एंटिटी अपनी इस L&T इंडिया अपनी इस SDS या जिस पे उसका कंट्रोल है, इसके लिए इस मिडल ईस्ट बेस्ड सप्लायर को गारंटी देती है कि सर आप रिसोर्सेज दो, आपको पेमेंट मिलती जाएगी, और कल को कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो मैं देख लूंगा. इसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड गारंटी, बिकॉज इट्स मोर और लेस अ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड गारंटी. ओके, सो यहां पर देयर कैन बी अ नॉन फंड बेस्ड guarantee also against
रिसोर्सेज सप्लाइड, ठीक है। सो इसमें कोई लोन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, इट्स नॉट अ लोन बेस्ड गारंटी, इट्स अ रिसोर्सेज परचेज गारंटी जिसे बोलते हैं, समझा। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है, और ये अगर इंडिया के बाहर हो तो इसमें आ जाता है, समझा। तो गारंटी के ये नेचर है, यू कैन बी गिविंग अ प्रॉपर गारंटी, यू कैन बी गिविंग अ प्रमोटर्स गारंटी, अ प्रमोटर हु इज आउटसाइड इंडिया वाला, यू कैन बी गिविंग अ डायरेक्ट गारंटी ऑफ द प्रमोटर ऑफ मेरी मेन कंपनी का, जैसे मिस्टर रतन टाटा खुद गारंटी दे दे, डायरेक्ट गारंटी, बात ही खत्म हो गई। मिस्टर मुकेश अंबानी खुद रिलायंस के लिए गारंटी ओवरसीज को दे दे, बात ही खत्म हो गई, फिर तो मेन गारंटी आ गई। You can be giving a group entity guarantee, you can be giving a counter guarantee, or you can be giving a non-fin based guarantee also, okay, to your entity which is outside India. But एक चीज याद रखना, हमेशा चेक करना इंडियन एंटिटी एलिजिबल होनी चाहिए, इंडिया के बाहर की एंट्री पे हमारा आइदर कंट्रोल या फिर वो स्टेप डाउन सब्सिडरी के नेचर में होनी चाहिए, ओके, तो हमारी गारंटी इंडिया के बाहर फ्लो कर सकती है। अब समझ में आया? क्लियर? डन? ओके। अभी जो तीसरा मोड है जिस पे ध्यान रखना है वो ये है, दैट इज बाय प्लेज ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी इन विच ओडीआई इज मेड, सॉरी मोड लिख दिया, ओडीआई इज मेड करना, इन विच ओडीआई इज मेड और इट्स स्टेप डाउन सब्सिडरीज और चार्ज ऑन द एसेट्स इन आउटसाइड इंडिया, ओके। सो इसको हम लोग प्लेज नेचर में कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लेज नेचर में क्या है, एक बात बताओ, इंडियन एंटिटी की स्टेप डाउन सब्सिडरी है, ओके, मैं एग्जांपल ऑफ प्लेज आपको देता हूं, एग्जांपल ऑफ प्लेज, ठीक है। ये है मेरी फॉरेन एंटिटी और ये है इंडियन एंटिटी। इंडियन एंटिटी की ये है एसडीएस, स्टेप डाउन सब्सिडरी, ठीक है। अच्छा, स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी का 51% शेयर्स ओन करता होगा, ओके। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब 51% स्टेक उसके हाथ में होगा, बराबर। अब अगर फॉरेन लेंडर मेरी फॉरेन एंटिटी को लोन दे रहा है, लोन अंडर अग्रीमेंट, ओके, तो एक बात बताओ, क्या मैं अपनी फॉरेन एंटिटी के 51% शेयर्स को यहां पे प्लेज रख सकता हूं फॉरेन एंटिटी लेंडर के पास? क्या मैं अपने ये जो 51% स्टेक है इसको इसके पास प्लेज रख सकता हूं? प्लेज ऑफ शेयर्स, okay, remember I am not pledging my Indian shares, I am pledging a shares which I hold in the foreign entity, okay, that is equally allowed, that is also a financial commitment. You are not pledging your Indian shares, you are pledging the shares जिसमें आपने investments कर रखा है, okay, and this investments, okay, this pledge of shares which is invested in ODI scheme. तो जिस कंपनी में आपने ओडीआई इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, मोर देन 10% इक्विटी, मोर देन ये लेके रखा है, वो ही शेयर्स आप प्लेज कर रहे हो, नो, ओके। तो वो पार्ट हो जाता है अगेन अ नेचर ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट क्रिएटेड बाय अ डेट सेगमेंट, समझा। क्योंकि इस पूरे ओडीआई स्कीम में बस ये फाइनेंशियल कमिटमेंट, ओपीआई एंड ओडीआई समझ लो, बस बाकी का पूरा पार्ट प्रोसीजर्स है। फाइनेंशियल कमिटमेंट और ये पार्ट समझ लिया ना, बाकी के पार्ट में कुछ ऐसा नहीं है, फिर प्रोसीजरल पार्ट है, सीजी का अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी वो नया पार्ट शुरू हो गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ चुका है, तो लोग ऐसा कर रहे हैं कंप्लायंसेस में, ठीक है। क्लियर? समझा? वेरी गुड। डन विद दिस? कंप्लीट कर लो। सो ये पार्ट पूरा डिस्कशन हो जाने के बाद, ठीक है, लेट्स सी दीज पार्ट्स। सो अब जो बात कर रहा था वो था ओडीआई। ओडीआई इज नथिंग बट एक्विजिशन ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी सब्सक्रिप्शन, या फिर 10% से ज्यादा का पेड अप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट विद द कंट्रोल ऑफ लेस देन 10%, देन यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द अदर एंटिटी, ओके। एंड ओडीआई स्कीम्स में
ODI schemes में foreign entity means an entity which is formed and incorporated outside India, including your IFSCs, provided they have limited liability. Okay? और एक चीज रह गया था, हाँ, what do you mean by control? तो control means any majority of the directors appoint करना, या control on the management and policies लेना, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कंट्रोल, मैनेजमेंट राइट्स पे कंट्रोल, या वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल, जिसमें एंटाइटलिंग देम 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स इन एनी मैनर. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल. ठीक है. एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट? तो फाइनेंशियल कमिटमेंट हैज 3 एरियाज. एक तो ओडीआई के नेचर में, दूसरा डेट बेस्ड नेचर में जिसमें ओपीआई इंक्लूड नहीं होगा, और तीसरा नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज. ठीक है. ये तीनों नेचर आपको समझाया है. ओके, डोंट वरी, ये नॉन फंड बेस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डेट फैसिलिटीज ओनली, उसके साथ ही समझाया है. ठीक है. तो एक्चुअली फाइनेंशियल कमिटमेंट 2 नेचर में जाता है. एक ओडीआई नेचर में जाता है जिसमें मैं शेयर्स इन्वेस्ट करता हूं वो सब, और दूसरा डेट नेचर में जाता है. ठीक है. अब इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के नेचर में, तो उसको ध्यान क्या रखना है, और नॉन फंड बिन, तो सामने वाली एलिजिबल होनी चाहिए, ओडीआई इंडिया के बाहर होना चाहिए, एंड एक्वायर द कंट्रोल. इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था क्या, कि ये जो फॉरेन एंटिटी है इस पे मेरा कंट्रोल है या एसडीएस है, मेरा कंट्रोल है या एसडीएस है. वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि इधर लिखा हुआ है, ये रहा, उस फॉरेन एंटिटी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए या फिर वो आपकी एसडीएस है. इसी वजह से आप उसकी मदद करोगे. अगर वो एब्सोल्युटली फॉरेन है तो मुझे उससे क्या फायदा बोलेगा? इट शुड हैव समथिंग इन कनेक्शन टू मी, देन आई विल गिव देम गारंटीज ऑन समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अच्छा, ये इंडियन एंटिटी कौन है? एलिजिबल का मतलब होता है इंडियन एंटिटी इंडिया के बाहर पैसा भेज सकती है. वो मैं आगे चल के समझाता हूं, क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट आगे है कि हम 400% ऑफ पेड अप कैपिटल भेज सकते हैं, उससे ज्यादा लिमिट्स है, वो हमारी एलिजिबिलिटी है. ठीक है. ओपीआई स्कीम्स की एलिजिबिलिटी अलग है. ओपीआई का मतलब समथिंग लाइक अ म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट और समथिंग लाइक दैट, और इवन अ लिस्टेड एंटिटी जो इंडिया के बाहर सिर्फ पैसा भेज रही है. They have no interest in taking the controlling stake of the other party. Okay? OPI is just like a investments overseas. ठीक है, वो मैं समझाता हूं. तो यहां पर इंडियन एंटिटी कौन होती है? ये रही इंडियन एंटिटी का डेफिनेशन. इट कैन बी अ कंपनी इन इंडिया, इट कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, इट कैन बी अ एलएलपी इन इंडिया, और इवन अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया. ओके. और जब मैं बात करता हूं ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की, ओपीआई की, चलो वो भी क्लियर कर देता हूं. Okay. Acha, before I talk about OPI, this is debt. Debt means, debt instruments means government bonds, corporate bonds, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह, डिपॉजिटरी रिसीट, सब डेट है. ठीक है. यही अलग अलग तरीकों से हम इंडिया के बाहर जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. सो ओपीआई का मतलब क्या होता है? ओपीआई का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करता है, दैट इज ओवरसीज portfolio investments. ओके. सो इसका मतलब हुआ कि ये है इंडियन एंटिटी. ठीक है. और इंडियन एंटिटी इस समय फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉरेन की सिक्योरिटीज में. ठीक है. सो इंडियन एंटिटी को कंट्रोल एसडीएस से कोई मतलब नहीं है. इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट्स. ओके. इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट्स. क्लियर? तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने की? ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है इंडिया के बाहर, ये इन्वेस्टमेंट्स नॉट ओडीआई, नॉट covered in ODI as discussed above. ठीक है. सो दिस इज नॉट एन ओडीआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट. अगर ओडीआई हो गया तो बस आप सामने वाले पे कंट्रोल ले रहे हो, और कंट्रोल ले रहे हो तो सरकार बोलती है यू आर कमिंग इन द फर्स्ट स्टेप, जो ऊपर हमने डिस्कस किया. अगर मैं सिर्फ सामने वाले स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्टमेंट करके चुप बैठना चाहता हूं, मुझे कोई कंट्रोल कंपनी को चलाना भी नहीं है,
I just want to enjoy the share trading, then it's a OPI, not an ODI. ठीक है, it's not that. ठीक है, so it's an investment in foreign securities. ठीक है, दूसरा, not investments in IFSCs. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स हमारा IFSCs की तरफ भी नहीं होना चाहिए. क्यों? अरे तू किसको बेवकूफ बना रहा है? इंडिया का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके बोलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो सरकार बोलता है इतना भी नहीं, आप ओडीआई मत करो. एनीथिंग विच इज नॉट ओडीआई कैन बी ओपीआई, एग्रीड. पर हाँ, वो IFSCs की तरफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं होना चाहिए. इंटरनेशनल फाइनेंशियल, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कुछ और नहीं है, मेरा ही SEZ के अंदर बनी हुई कंपनी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके क्या उखाड़ा? पैसा एक्चुअली इंडिया के बाहर जाना चाहिए, बाहर. एग्जैक्टली, समथिंग लाइक दैट. सो इट शुड गो इंडिया के बाहर, तो वो वाला इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है. ओके, क्लियर. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें इसने ये समझाया है कि आफ्टर द investments are, sorry, after the investments nahi, equity, after the equity capital of listed entity is delisted okay, the investments will be treated as OPI until any further investments is made in the entity. ओके, क्लियर. सो इसका मतलब चलो सिर्फ इस वाले का एग्जाम्पल, हाँ, सिर्फ इस वाले का एग्जाम्पल, लास्ट वाले का, ये हो रहा है पीआरआई कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स, लेट्स से लिस्टेड फॉरेन एंटिटी की तरफ. इन ओपीआई पीआरआई कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स किधर? लिस्टेड फॉरेन एंटिटी की तरफ, विच इज अ ओपीआई. अब ये लिस्टेड फॉरेन एंटिटी हो गया है डीलिस्टेड. इसका मतलब ये डीलिस्टेड होके क्या बन गया है? अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी. अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी. तो नॉर्म्स बोलता है कि दिस इज स्टिल treated as OPI. गवर्नमेंट बोलती है कि यस, दिस विल स्टिल बी ट्रीटेड एज OPI. ये अभी भी OPI इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ही जाएगा अंटिल वो अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी किसी और नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करता है.
क्योंकि अगर उसने इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करना शुरू किया किसी और यानी ओडीआई वगैरह में, तब बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बी ट्रीटेड एज ओपीआई, जिसको सिंपल भाषा में बोल सकता हूं, until it is treated as ODI। तो ऊपर दिए हुए वर्ड का मतलब ये हुआ कि पीआरआई का इन्वेस्टमेंट्स लिस्टेड कंपनी की तरफ गया, दिया तो था मैंने ओपीआई, लेकिन वो लिस्टेड से अनलिस्टेड हो गई। अब वो अनलिस्टेड हो गई तो वो हो गया फिर से ओपीआई, लेकिन कब तक? जब तक सरकार उसको ओडीआई नहीं बोलती है। क्योंकि अगर ओडीआई हुआ, या तो ये आप कन्वर्ट कर लो ओडीआई में, या फिर पैसा वापस मंगाओ। अगर आप पैसा वापस नहीं मंगा रहे तो वो हो जाएगा ओडीआई। ओडीआई में आपने सबसे पहले ही पढ़ा था कि अनलिस्टेड फॉरेन कंपनी की तरफ किया गया इन्वेस्टमेंट ओडीआई होता है, सबसे फर्स्ट लाइन फॉर ओडीआई की। ओडीआई होगा, आईएफएससी में ओडीआई चलेगा, आईएफएससी में ओपीआई नहीं चलेगा। अरे मैं बाजू वाले कमरे में इन्वेस्टमेंट्स करके बोल रहा हूं यार ये ओपीआई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है। ओडीआई इसलिए चलेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी लेके आता है इधर, ठीक है, या समथिंग दे आर डूइंग विच इज हेल्पिंग इन इंडिया, तो इसलिए वो ओडीआई स्कीम में चलेगा, ठीक है। ये बात सबको अभी क्लियर हुआ, ठीक है। व्हाट इज द फाइनेंशियल कमिटमेंट, व्हाट इज द ओपीआई, व्हाट इज द ओआई, व्हाट इज द ओडीआई, ठीक है। ये था मेन बेस जो मेरे को क्लियर करना था। ये मेन बेस एक बार क्लियर हो गया तो बाकी सारी चीजें इजी हो जाती है। क्लियर?